अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट फर्स्ट टर्म का साइंस का पेपर क्लास 8 का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पैक के एग्ज़ाम में जो है इसके 6 वर्जन होते हैं। तो अगर हम किसी एक वर्जन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो बाकी के वर्जन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव दोनों आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपको पेपर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बिलोंग्स टू द नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये आप इजीली बता सकते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे ब्रेन के बिल्कुल नीचे पीछे गर्दन के पिछली साइड पे जो हड्डी महसूस हो रही होती है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और वो हमारे ब्रेन से लिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हेन वी टच समथिंग हॉट वी पुल बैक आवर हैंड। द रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द शोन रिफ्लेक्स आर्क। कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच करता है तो हम अपना हाथ फ़ौरन खींच लेते हैं। तो इसमें ये डायग्राम दिखाई हुई है कि इसमें कौन सा पार्ट है जो इस पूरे अमल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी जेड पार्ट जो है ये इस फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवोलेंट्री एक्शन। इनवोलेंट्री एक्शन वो होता है जो हमारी मर्ज़ी के बगैर खुद ब खुद जारी रहता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो हमारा दिल होता है वो धड़कता रहता है हमारे पैदा होने से लेकर डेथ तक। जो बाकी काम है वो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है। द ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है आपको पता है कि हमारे अंदर 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं सेल डिवीजन के। एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो हमारे तमाम बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है, सिवाय जो है वो सेक्स सेल्स के जिसमें स्पर्म और एग होते हैं उसमें मियोसिस होती है। तो हम जानते हैं कि जो माइटोसिस है उसमें क्रोमोसोम की तादाद जितनी पेरेंट सेल में होती है उतनी ही डॉटर सेल में होती है, यानी उस पर क्रोमोसोम का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो मियोसिस है उसमें क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में हाफ रह जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि माइटोसिस की बात हो रही है तो जितने क्रोमोसोम पहले थे यानी 46, तो डॉटर सेल में भी 46 ही होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड। क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं। तो ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज़ रिलेटेड टू इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आई कलर। कि कौन सा आँखों का कलर जो है वो हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक यानी जो खसूसियात वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, तो वो कौन सा कलर है जो इससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्रीन कलर। यानी जो ग्रीन आइज़ हैं, अगर पेरेंट में से किसी की ग्रीन आइज़ हैं तो वो जो है वो बेबी की भी ग्रीन आइज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है। द यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड। इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो जानदार चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जानदार चीज़ें, तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी है। बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी यानी कि जानदारों को इस्तेमाल करते हुए हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे इंसानों का फ़ायदा हो सके, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। In biotechnological product, how can we improve the number of different essential nutrient in food। तो बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से फूड के अंदर जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मिकदार को बेहतर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यानी उनके जीन्स में तब्दीलियां करके हम कोई नई पैदावार जो है वो बना सकते हैं, नई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि बेहतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ 3R स्ट्रेटजी। तो 3R स्ट्रेटजी जो है वो एक पेश की जाती है। तो उसमें पहला स्टेप होता है रिड्यूस, कि हमें चीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड होता है रीयूज़ और थर्ड होता है रिसाइकलिंग। तो इन्होंने क्योंकि सेकंड स्टेप पूछा है तो वो रीयूज़ है। ऑप्शन सी, रीयूज़। क्वेश्चन नंबर 10। सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हिस्सा ले रही होती हैं, यानी कोई भी 2 चीज़ें हम मिक्स करते हैं और उससे एक नई चीज़ बनाते हैं, तो वो जो हम 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो उससे नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रिएक्टेंट।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन एमसीक्यूज़ की भी शेयर कर दी है वीडियो में। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इससे ये होगा कि आपको मैं आइंदा जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो ईज़िली आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ़ाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? विरासत होती है, यानी वो खसूसियात जो कि बच्चों वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक, खसूसियात का मुंतकिल होना, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, वालदैन से बच्चों में, इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर कोई सी 4 ऐसी खसूसियात बतानी है जो कि वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो इसके लिए आई कलर है, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच एयर लूब। आपने देखा है कोई कान की लूब होती है, वो कुछ लोगों की जुड़ी होती है साथ और कुछ की नहीं जुड़ी होती। तो हाइट है और इंटेलिजेंस है। तो ये तमाम वो खसूसियात हैं जो कि वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 4 ह्यूमन आई कलर दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। इंसानों में 4 जो हैं वो आई कलर्स बताने हैं जो कि जीन से कंट्रोल होते हैं। तो वो ब्लैक कलर है, ब्लू है, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे। तो ये तमाम वो कलर हैं जो कि जीन्स के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। अगर जीन्स में जो भी कलर होगा तो बच्चों में भी सेम वही कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिफ़ाइन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात को काटना या उनको ख़त्म करना। फॉरेस्ट होता है जंगलात लगाना, फॉरेस्टेशन, और डी का मतलब है उनको रिमूव करना, ख़त्म करना। तो डिफ़ाइन इसको करना है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज ए रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी इंसानों की एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की हों जिससे जंगलात ख़त्म हो रहे हों तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइट द इफ़ेक्ट ऑफ एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, यानी हमारे इंसानों की कोई सी ऐसी 3 सरगर्मियों के बारे में लिखना है, नाम उनका, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। तो नंबर 1 है ओवर पॉपुलेशन, जो हमारी आबादी ज़्यादा हो रही है तो इसका भी हमारे एनवायरनमेंट पे बैड इफ़ेक्ट हो रहा है। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन, जो हम जंगलात काट रहे हैं तो उसका भी बैड इफ़ेक्ट है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी हमारे एनवायरनमेंट पे बैड इफ़ेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइट 5 इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट, कि अगर हम एनवायरनमेंट से जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। नंबर 1, इट चेंजेस टू वेदर एंड क्लाइमेट, ये हमारे मौसमों को बदल देगा। नंबर 2, कटिंग ट्रीज़ लीड्स टू सॉइल एरोजन, इससे जो है वो ज़मीनी कटाव पैदा होता है। यानी जैसे आपको पता है अगर दरख्त लगे हों तो उसकी जड़ों से मट्टी जो है वो मज़बूत रहती है, उसकी जड़ों में मट्टी फंसी होती है तो वो मट्टी जो है वो आपस में जुड़ी रहती है। लेकिन अगर दरख्त नहीं होंगे तो अगर सैलाब वगैरह आएगा, बारिशें आएंगी तो वो मट्टी भी पानी के साथ बह जाएगी। नंबर 3 है, ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ रिड्यूस्ड, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दरख्तों के पत्ते होते हैं उनकी निचली साइड पे छोटे छोटे सुराख हैं, स्टोमेटा, इन सुराखों में से पानी के ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं और वो पानी जो पौधों के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है वो वहाँ से रिमूव हो रहा होता है और वो पानी फिर जाएगा कहाँ, वो ऑटोमेटिकली हवा में जा रहा होता है। इससे एनवायरनमेंट में एक ठंडक पैदा होती है। तो अगर हम प्लांट्स ही काट देंगे, दरख्त काट देंगे तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम हो जाएगा, यानी हवा में जाने वाला वो पानी भी कम हो जाएगा। नंबर 4, रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल, तो जो दरख्तों की रूट्स होती हैं, ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल को मजबूती से जकड़ कर रखती हैं। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय प्लांट, इंक्रीजेस इट्स अमाउंट इन द एनवायरनमेंट, तो हम जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं और हम जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट ज़्यादा होंगे तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेंगे अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो उनका खुराक बनाने का अमल होता है, तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर प्लांट नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी बल्कि वो हवा में ही उसकी मिकदार इंक्रीज़ होती जाएगी और हमारा जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल्स। हमने केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करना है। तो कोई भी हम अगर दो चीज़ें मिक्स करते हैं और उनके दरमियान में जो केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में एक नई चीज़ बन जाती है, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एटम प्रेजेंट इन द डिफरेंट सब्सटेंसेज रीअरेंज देमसेल्फ। तो उसमें होता क्या है कि जो भी रिएक्टेंट है, हम जो दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं और रीअरेंज करके एक नई चीज़ बना देते हैं। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सिमिलरली इसी तरह नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, अगर हम इन दो गैसेस को मिक्स करेंगे तो एक नई गैस बनेगी जिसको हम अमोनिया गैस कहते हैं, 2NH3। इसके अलावा Na+Cl है और गिव्स 2NaCl, यानी सोडियम और क्लोराइड को जब हम मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl, जो कि हमारा नमक होता है जो हम आम रूटीन में खाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 5 रूल फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो 5 रूल्स होते हैं वो बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने जो है वो एरो के दोनों साइड्स पे एटम्स को काउंट करना होता है कि किस एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं। नंबर 2 है वर्क विद 1 एलिमेंट एट ए टाइम। एक वक्त में आपने एक ही एलिमेंट पे काम करना है, ये नहीं कि एक साथ ही आप सबको बैलेंस करना शुरू कर दें। पहले कोई एक एलिमेंट आपने लेनी है और उसको दोनों साइडों पे चेक करना है कि उसके कितने कितने एटम मौजूद हैं और उसी को पहले बैलेंस करना है। नंबर 3 है मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर। उसके बाद जो भी उनके अंदर एटम्स कम या ज़्यादा हैं, तो कम हैं उनको आपने 2, 3, 4 या 5 किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन और उनको इक्वल करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा ट्राई द बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, और बोथ एरो के बोथ साइड्स पे आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर। तो कोशिश करनी है कि सबसे पहले किसी स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी पहले आपने 2 से करके देखना है, अगर वो 2 से नहीं बैलेंस हो रही तो फिर 3 से, देन 4 एंड 5 पे आपने जाना है। नंबर 5 है रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट। तो आपने एक पे आपने ये करके देख लिया, इसी तरह आपने इस स्टेप को रिपीट करना है और बाकी तमाम एलिमेंट को भी बैलेंस कर देना है। और बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2N2O2Cl2। तो इस तरह के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, यानी जो दो दो एटमों से मिलकर बने हुए हैं, इनको आपने एंड पे बैलेंस करना है और इनको बैलेंस करना सबसे ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें इन्होंने 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने बैलेंस करना है। तो बहुत ही छोटी सी और बहुत ही इजी इक्वेशंस हैं, इजीली आप इनको बैलेंस कर लेंगे। N2 + H2 गिव्स 2NH3। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इनका बनता क्या है। तो N2 और H2 को हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो NH3 बनता है, अमोनिया NH3। तो इसको हमने फिर बैलेंस कर देना है। CO2 + H2O, यानी जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम मिक्स करते हैं तो इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, यानी CO2 + H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2। तो ये इक्वेशन बैलेंस की हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। नेक्स्ट है H2 + O2, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करते हैं तो वाटर बनता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।